अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बायोकेमिस्ट्री में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की लेक्चर सीरीज में हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसेकेराइड्स। इससे पहले हम मोनोसेकेराइड्स को डिटेल में पढ़ चुके हैं, ओलिगोसेकेराइड और उसमें स्पेसिफिकली डाइसेकेराइड्स को पढ़ चुके हैं। तो इस लेक्चर से हम पॉलीसेकेराइड्स को पढ़ेंगे। पॉलीसेकेराइड्स को अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये कि पॉलीसेकेराइड्स, होमोपॉलीसेकेराइड्स कौन से हैं, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स कौन से हैं, और दूसरे नंबर पर यह बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कौन से पॉलीसेकेराइड्स के अंदर किस तरह के मोनोसेकेराइड यूनिट्स पाए जाते हैं। फिर तीसरे नंबर पर उसमें कौन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो हम ये सारी चीजें इसके अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले पॉलीसेकेराइड्स क्या है? बड़े कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल हैं जो बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स के मिलने से बनते हैं। अब बहुत सारे की शर्त यह है कि कम से कम 10 से ज्यादा हों। 10 तक हम ओलिगोसेकेराइड्स काउंट करते हैं, उससे ज्यादा अगर मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़े हुए हैं तो मिलकर क्या बनाएंगे? पॉलीसेकेराइड्स बनाएंगे और इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। अब चूंकि ये ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल हैं तो डेफिनेटली इनका काम इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी की बजाय स्टोरेज का होता है। इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इनके टूटने के बाद मोनोसेकेराइड से हासिल होती है या फिर डाइसेकेराइड से हासिल होती है। पॉलीसेकेराइड्स मोस्टली लीनियर होते हैं लेकिन ये ब्रांच स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। इसके मुकाबले में जब आप प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ेंगे तो उनके आपको लीनियर स्ट्रक्चर मिलेंगे, उनकी ब्रांचिंग आपको इस तरह नहीं मिलेगी जिस तरीके से इसकी मिलती है। पॉलीसेकेराइड्स की दो टाइप्स हैं, होमोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड वो होते हैं जो एक जैसे मोनोसेकेराइड्स के मिलने से बनते हैं। हेटेरोपॉलीसेकेराइड जो एक से ज्यादा तरह के मोनोसेकेराइड्स के मिलने से बनते हैं, और वो जो एक से ज्यादा है वो दो भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास होमो और हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स हैं। होमोपॉलीसेकेराइड्स में ग्लूकन्स हैं जो ग्लूकोज की चेन से बनते हैं और फ्रक्टोसेंस हैं जो फ्रक्टोज की चेन से बनते हैं, जबकि हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स में हमें काफी वैरायटी मिल जाएगी। हम एक एक करके सबको स्टडी करते हैं। आगाज करते हैं होमोपॉलीसेकेराइड से, और होमोपॉलीसेकेराइड में हमारे पास सबसे पहले है स्टार्च। स्टार्च एक वेल नोन एनर्जी रिसोर्स है, एक बड़ा कार्बोहाइड्रेट है, हमारे डेली फूड का हिस्सा है। हम जब भी अनाज खाते हैं, सीरियल्स खाते हैं तो उसके अंदर स्टार्च मौजूद होता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट रिजर्व है प्लांट्स का, और प्लांट्स को जब हम खाते हैं तो ये हमारे लिए भी रिजर्व है। ये अहम तरीन डाइटरी सोर्स है तमाम हायर एनिमल्स के लिए। तो ये किसमें होता है? अनाज में। फिर ये किसमें होता है? जितने भी आप रूट्स खाते हैं उनके अंदर ये होता है। ट्यूबर्स खाते हैं लाइक पोटैटो वगैरह, उसके अंदर होता है, और वेजिटेबल्स में भी ये मौजूद है। अब स्टार्च किस चीज के मिलने से बनता है? स्टार्च ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है। बहुत सारे डेक्स्ट्रोग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के दरमियान अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं और स्टार्च बन जाता है। स्टार्च अब चूंकि ग्लूकोज के मिलने से बना है तो ग्लूकोसन या ग्लूकन भी कह सकते हैं। स्टार्च की दो मेन टाइप्स हैं, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। फर्क यह है कि जो अमाइलोज है ये लीनियर चेन है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है। तो ये जो लीनियर चेन है ये वाटर सोलुबल है, ये जो ब्रांच्ड है ये वाटर इनसोलुबल है, या फिर ये वाटर में स्पेरिंजली सोलुबल है जब पानी बहुत गर्म हो। तो रूटीन में जो स्टार्च होती है उसमें अमाइलोज का कंटेंट कम होता है, अमाइलोपेक्टिन का ज्यादा होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अमाइलोज की। ये लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन है, 200 से 1000 तक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए जुड़े होते हैं। इसके मुकाबले में अमाइलोपेक्टिन जो है ये एक ब्रांच्ड है और इसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी मौजूद होते हैं। अल्फा 1,4 तो होंगे लेकिन उनके साथ साथ अल्फा 1,6 भी होंगे। ये हर उस जगह पर होंगे जहां से नई ब्रांच स्टार्ट हो रही होगी, और चूंकि अब इसमें ब्रांचिंग है काफी सारी तो हर ब्रांच में 20 से 30 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन है। अब यहां पर हम देखते हैं इनके स्ट्रक्चर्स। तो ये आपके पास अमाइलोज का स्ट्रक्चर है, ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये आपस में इस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये आगे अगली ग्लूकोज से अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो उससे आगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये सिलसिला ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो जस्ट अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस मौजूद है अमाइलोज में। अमाइलोपेक्टिन में क्या है कि एक लीनियर चेन में अल्फा 1,4, इसी तरह यहाँ पे भी अल्फा 1,4, लेकिन जब एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच से कनेक्ट होना हो तो यहां पर जो बॉन्ड होगा वो अल्फा 1,6 होगा। अब आप यहां पर एक बात नोट कीजिए, अल्फा 1,4 बॉन्ड कार्बन नंबर 1 ऑफ फर्स्ट शुगर एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ सेकंड शुगर, और उनके दरमियान ये ऑक्सीजन मौजूद है जो रिप्रेजेंट कर रही है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। यहां पर क्या है कि ये अल्फा 1,4 तो एज इट इज ही है, उसके साथ साथ जो अल्फा 1,6 है वो जहां पर ब्रांच बननी है वहां पर एक ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1
और दूसरी ग्लूकोज की कार्बन नंबर 6 जो रिंग से बाहर होती है, उनके दरमियान ये बॉन्ड मौजूद है। तो इसे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का हम नाम देते हैं। तो अगर हम अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में फर्क करें तो लीनियर, ब्रांच्ड, वाटर सोलुबल, वाटर इनसोलुबल, तो ये इनके स्ट्रक्चर्स में आप डिफरेंस काउंट कर सकते हैं। अच्छा, स्टार्च को तोड़ना हो तो इसके लिए कौन सा एंजाइम होता है? तो इसके लिए अमाइलेज एंजाइम है जो स्टार्च को तोड़ेगा तो उससे डेक्स्ट्रिन्स बनेंगे। डेक्स्ट्रिन्स आप कह लें कि कंपैरेटिवली शॉर्ट चेन्स हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की, और फिर वो जब फर्दर टूट जाती हैं तो उनके टूटने से माल्टोज बनते हैं जो कि डाइस्क्राइड मॉलिक्यूल्स हैं, और फिर फाइनली ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो कि एनर्जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो अमाइलेज एंजाइम ने किस बॉन्ड को टारगेट करना है? इसने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को टारगेट करना है जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ रहा है। नेक्स्ट है डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन्स क्या है? जब भी स्टार्च को अमाइलेज या कोई एसिड्स तोड़ेंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास डेक्स्ट्रिन्स बनेंगे। डेक्स्ट्रिन जो है ये इंटरमीडिएट हैं, इनके साइजेस डिफरेंट होते हैं और इनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। लाइक सोलुबल स्टार्च में इनका कलर ब्लू है, अमाइलोडेक्स्ट्रिन का कलर वायलेट है, इरिथ्रोडेक्स्ट्रिन का कलर रेड है, और एक्रोडेक्स्ट्रिन का कोई कलर नहीं होता। तो ये डेक्स्ट्रिन मॉलिक्यूल्स हैं। आप इनको इंटरमीडिएट के तौर पर याद रखेंगे कि जब भी स्टार्च ब्रेकडाउन होगी तो ये उसकी इंटरमीडिएट के तौर पे है। डेक्स्ट्रिन्स की तरह डेक्सट्रांस है, ये भी पॉलीमर है ग्लूकोज के और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बनते हैं। दे आर यूज्ड एज प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स इन ट्रांसफ्यूजन। ऑपरेट वगैरह जब हो रहे हो तो उस वक्त ये प्लाज्मा का वॉल्यूम इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं जो डेक्सट्रांस हैं, क्योंकि जो डेक्सट्रांस हैं ये क्या करेंगे कि ये वाटर को अट्रैक्ट करेंगे और जो ब्लड प्लाज्मा होगा उसका वॉल्यूम पानी के आने से बढ़ जाएगा। फिर क्रोमेटोग्राफी में जेल फिल्ट्रेशन में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आइन्यूलिन। इंसुलिन के साथ आप इसको मिक्सअप ना कीजिएगा, ऐसा ना हो कहीं पे आइन्यूलिन लिखा हो और आप कहें कि एस मिसिंग है, शायद इंसुलिन लिखना चाहते थे। ये अलग से हमारे पास एक पॉलीमर है, ये एक पॉलीस्क्राइड है फ्रक्टोज का। स्टार्च के बारे में आपने पढ़ा, डेक्स्ट्रिन्स के बारे में, डेक्सट्रांस के बारे में, ये ग्लूकोज के पॉलीमर्स थे। जो इनुलिन है ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है, इसलिए हम इसे फ्रक्टोसन भी कहते हैं। ये पाया जाता है डेलिया बल्ब्स में। डेलिया बहुत खूबसूरत फूल होते हैं तो उनके अंदर ये पाया जाता है। गार्लिक और अनियन में, तो फैमिली लिलिएसी में ये मौजूद है। तो इसका लो मॉलिक्यूलर वेट है, वेट कम है अराउंड 5000, तो इससे ये इजीली सॉल्युबल है वाटर में। हमारी बॉडी इसको यूटिलाइज नहीं करती, तो इसलिए जब किडनी का फंक्शन असेस करना हो तो उसमें इसको यूज किया जाता है। होता यह है कि किसी भी पर्सन को इन्युलिन की डोज दे दी जाती है। अब चूंकि इसने ये वाटर सॉल्युबल है लेकिन बॉडी ने इसको यूज नहीं करना, तो इसने फौरी तौर पर किडनी के पास पहुंचना है और वहां पर जाकर फिल्टर हो जाना है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि किडनी का जो ग्लोमेरुलस है वो कितना अच्छा फिल्टर कर रहे हैं सब्सटेंसेस को। तो अगर ये फौरी तौर पर अच्छे तरीके से फिल्टर कर देते हैं तो यूरिन टेस्ट में ये इनोलिन की अच्छी खासी मिकदार आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि जो ग्लोमेरुलस है उसका फिल्ट्रेशन रेट अच्छा चल रहा है। तो ये GFR टेस्ट आप कह सकते हैं, उसमें इनोलिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कम्स ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी जाना पहचाना है, ये एनिमल स्टार्च भी इसे कहते हैं। स्टार्च की तरह इसके अंदर भी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, लेकिन कुछ फर्क है। पहली बात यह कि स्टार्च प्लांट का रिजर्व है, ये एनिमल्स का रिजर्व है। फिर इसके अंदर ब्रांचिंग ज्यादा है, ये लीवर में ज्यादा है, हमारे मसल्स और ब्रेन में भी अच्छा खासा है, लेकिन इसके अंदर ना ब्रांचिंग बहुत है। तो कुछ प्लांट्स के अंदर भी ग्लाइकोजन है, स्पेशली ऐसे प्लांट्स में या ऐसी प्लांट लाइक बॉडीज में जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, जिस तरह की जीस्ट और फंगस। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इनके अंदर मौजूद है और इनके अंदर ब्रांचिंग ज्यादा है, इसका मतलब अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी इनके अंदर अच्छा खासा मौजूद होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऊपर जनरल स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है ए डायग्राम में, और बी डायग्राम में ये अल्फा 1,4 में सीधी चेन चल रही है और अल्फा 1,6 में ये वाली चेन चल रही है। तो ये इसका है। फिर इसका मॉलिक्यूलर वेट अच्छा खासा होता है क्योंकि डेफिनेटली ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है, 25,000 से ज्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल है। फिर आ जाता है सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में आप बार बार पढ़ते हैं, स्पेशली जब भी प्लांट सेल वॉल का जिक्र होगा तो आप सेलुलोज के बारे में पढ़ेंगे। तो सेलुलोज का क्या सीन है कि सेलुलोज जो है ये प्लांट्स में है, प्लांट्स की सेल वॉल में है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। पौधों में इससे ज्यादा कोई सब्सटेंस अबंडेंट नहीं है।
तो सेलुलोज जो है ये टोटली एब्सेंट है एनिमल बॉडी में, एनिमल्स के इसकी जरूरत नहीं है। ये भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है, लेकिन ये अल्फा नहीं बीटा ग्लूकोजेज है, और उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। बॉन्ड की नोयत बदल गई, बॉन्ड डिफरेंट टाइप का आ गया, तो इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट टाइप का हो गया। और जब इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप का होता है तो उसके नतीजे में इनको डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। यानी कि अगर स्टार्च को अमाइलोज को डाइजेस्ट करने के लिए अमाइलेज एंजाइम चाहिए, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक डिफरेंट एंजाइम चाहिए, दैट इज सेलुलेज एंजाइम। और सेलुलेज एंजाइम इसको फिर ब्रेक नहीं करता, सेलुलेज एंजाइम इसको ब्रेक करता है, अमाइलेज इसको ब्रेक नहीं करता, क्योंकि अमाइलेज ने टारगेट करना होता है अल्फा बॉन्ड्स को, और इसके पास कौन से हैं बीटा बॉन्ड्स, तो इसके लिए फिर डेफिनेटली आपको डिफरेंट एंजाइम चाहिए। अच्छा, जब सेलुलोज को तोड़ेंगे तो इनसे एक डाइस्क्राइड निकलता है जिसे सेलोबायोज कहते हैं। पिछले लेक्चर में आपने देखा भी था कि सेलोबायोज एक डाइस्क्राइड था। जिस तरह दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलकर माल्टोज बनाते हैं, तो यहाँ पे दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर आपके पास फर्दर डाइस्क्राइड्स भी बना सकते हैं। हमने ऐसा ही एक डाइस्क्राइड सेलोबायोज पढ़ा था। इसको फर्दर क्लियर करने के लिए हम पीछे चलते हैं, इसको निकाल के देख लेते हैं ताकि किसी भी किस्म की हम यहाँ पर मिस्टेक ना करें। तो सेलोबायोज का जिक्र यहाँ कहीं पर था, ये हमारे पास माल्टोज आ गया, सक्रोज, लैक्टोज और लैक्टुलोज, यहाँ पे सेलोबायोज का जिक्र नहीं आया। खैर, ये सेलोबायोज हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो उसी बेस पर इसको फर्दर आगे आप कंटिन्यू कर लें। तो सेलुलोज की जरूरत क्या है? अगर ये डाइजेस्ट नहीं होता, जो चीज डाइजेस्ट नहीं होती उसके फिर दूसरे फायदे निकल आते हैं। जिस तरह की जो सेलुलोज है ये एज ए फाइबर काम करता है, तो हमारी आंतों में जब ये फाइबर चल रहा होता है तो आंतों की अच्छी खासी सफाई हो रही होती है, उसको साफ सुथरा रखना इसकी जिम्मेदारी है। तो ये ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को भी थोड़ा कम कर देता है, तो हमारे वो जो शुगर एलिमेंट प्रॉब्लम्स है वो भी कंट्रोल में आ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को भी कंट्रोल में रखता है, तो फीसिस में फिर उनकी मिकदारों को बढ़ा देता है। काइटन एक और इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड है। फंगस की सेल वॉल, जो फंजाई की सेल वॉल है, वो काइटन से बनी हुई है। अब काइटन जो है ये ग्लूकोज के मिलने से नहीं बनता, ये मिलके बनता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन से। तो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन आपस में जुड़ते चले जाते हैं और उनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस मौजूद होते हैं। अब एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है क्या चीज? असल में ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जिसके पास अमाइनो ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप है, तो हम उन्हें नाम देते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। तो उनके मिलने से ये बनता है। ये फंगस के साथ साथ इंसेक्ट्स और क्रस्टेशियंस की एक्सोस्केलेटन के अंदर भी मौजूद है। तो ये हमारे पास आ गया काइटन। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं हेट्रोपोलिसक्राइड्स। तो हेट्रोपोलिसक्राइड्स हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। ऐसे पोलिसक्राइड जो बनते हैं एक से ज्यादा तरह के मोनोस्क्राइड्स के मिलने से, उन्हें हम हेट्रोपोलिसक्राइड्स कहते हैं। इन्हें हेट्रोग्लाइकन्स भी कहते हैं। पहली एग्जांपल इसमें म्यूकोपोलिसक्राइड्स, ये एक जनरल आप कह लें हेडिंग है। म्यूकोपोलिसक्राइड्स क्या होते हैं कि ये हेट्रोग्लाइकन्स हैं, लेकिन इसमें शुगर के डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि सिंपल शुगर नहीं, शुगर के डेरिवेटिव्स। उसमें अमाइनो शुगर्स हैं, यूरोनिक एसिड्स भी हैं। इनका एक और नाम है जो ज्यादा फेमस है, उसे हम ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकन्स कहते हैं और लिखते हैं ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकन्स। तो गैग्स इन्हें कहा जाता है। तो गैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। आपका कार्टिलेज वगैरह जो है वो इन्हीं से बना होता है। हमारे जोड़ों में, जॉइंट्स में ये काफी ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। तो इनके पास होते हैं एसिटाइलेटेड अमाइनो ग्रुप्स, उसके अलावा सल्फेट ग्रुप्स और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। हम इन सबको एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो ये जो सल्फेट और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं वो इनको एसिडिक बना देते हैं, तो हम इन्हें एसिड म्यूकोपोलिसक्राइड्स भी कह सकते हैं। तो फिर इनके अगर और एडवांस फॉर्म देखें तो ये प्रोटीन्स के साथ मिलके म्यूकोपोलिसक्राइड से म्यूकोप्रोटीन, म्यूकाइड्स या प्रोटियोग्लाइकन्स भी बना सकते हैं। सारी चीजों को वन बाय वन देखेंगे। पहले हम इनकी कुछ जनरली इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि म्यूकोपोलिसक्राइड्स भी इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके टिश्यू स्ट्रक्चर का। हमारे जो टिश्यूज के दरमियान स्पेसेस होती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस जो होती हैं, वहां पर कनेक्टिव टिश्यू जिस तरह के कार्टिलेज इनसे बना होता है, स्किन, ब्लड वेजल्स में ये मौजूद होते हैं, टेंडन्स में ये मौजूद होते हैं। ये सारी चीजें बनी हुई है कोलेजन से, इलास्टिन फाइबर से, और ये सारे क्या हैं? ये गैग्स हैं। अब हम ज्यादा इंपॉर्टेंट गैग्स पढ़ के देखते हैं, म्यूकोपोलिसक्राइड्स पढ़ते हैं, जिनमें पहला है हायालुरोनिक एसिड, फिर है कॉन्ड्राइटिन 4 सल्फेट, फिर हेपारिन है, डर्माटिन सल्फेट और कैराटिन सल्फेट है। हायालुरोनिक एसिड, ये जो हायालिन वर्ड है
ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, जब भी किसी जगह किसी बहुत ही ट्रांसपेरेंट चीज का जिक्र हो रहा हो तो हायालीन वर्ड आ जाता है। जिस तरह हायालीन कार्टिलेज, आप कार्टिलेज की टाइप पढ़ते हैं, तो हायालुरोनिक एसिड ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है गैग की। ये साइनोवियल जॉइंट्स में पाया जाता है, उनके साइनोवियल फ्लूइड में पाया जाता है। फिर आइज के अंदर ये विट्रस ह्यूमर वाला जो चैम्बर होता है ये उसके अंदर मौजूद है। तो ये ग्राउंड सब्सटेंस के तौर पे काम करता है कनेक्टिव टिश्यूज में, और लुब्रिकेंट भी है और शॉक एब्जॉर्बेंट भी है। तो हायालुरोनिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, यहाँ पे बायोमेडिकल या क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको तेजी से पढ़ के आगे चलते हैं। ग्लूकोज एनर्जी का इंपॉर्टेंट सोर्स है। डेक्सट्रोज जो होता है, ये ग्लूकोज को अगर आप पानी में या किसी सोल्यूशन फॉर्म में ले आए तो डेक्सट्रोज कहेंगे। फ्रक्टोज सबसे मीठी शुगर है, ये सीमन के अंदर पाई जाती है और स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है। बहुत सारी बीमारियां जो कार्बोहाइड्रेट से जुड़ी हुई हैं, जिस तरह के डायबिटीज, लोगों को शुगर हो जाती है, हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस, तो उनकी बॉडी में ग्लूकोज जो होता है वो ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाता है। फिर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज हो जाती हैं ब्रेन से रेलेवेंट, या ग्लैक्टोसीमिया का प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा सॉर्बिटोल और डिल्सिटोल की अगर अकामुलेशन हो जाए तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिस तरह के कैटारेक्ट्स और न्यूरोपैथी। इनोलिन के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, ये जीएफआर में यूज होता है, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ग्लोमेरुलस सही काम कर रहा है कि नहीं। जो नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट है ये भी फायदा देते हैं, हमारे आंतों को साफ भी करते हैं और ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को जरा कम कर देते हैं, ताकि हमारे खून में उनकी मिकदारें ज्यादा ना बढ़े। फिर म्यूकोपॉलिसक्लर, जिनके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेशली, तो हायालुरोनिक एसिड जो होता है ये एज ए लुब्रिकेंट काम करता है, शॉक एब्जॉर्बेंट काम करता है। इसको तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए हायालुरोनाइडेज, तो ये सीमन के अंदर मौजूद होता है। ये क्या करता है, फिर ये एंजाइम सीमन के साथ ही फ्लो करता है, ओवम तक पहुंचता है और ओवम के अंदर स्पर्म की एंट्री को आसान बनाता है। फिर हेपारिन हमने एक पढ़ना है आगे, ब्लड क्लोटिंग में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। फिर एक एंटार्कटिक फिश है, वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्यों सर्वाइव कर रही है, क्योंकि उसके पास ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ग्लाइकोसाइड है और ये ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अचानक से आ जाती है बुक्स में, और ये हमारे लिए इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें से कोई एमसीक्यू वगैरह पूछा जा सकता है, तो इसलिए हम फिर इनको इग्नोर नहीं करते। अच्छा, हायालुरोनिक एसिड का फर्दर क्या है कि ये किस चीज से बना है, तो ये हमारे पास हायालुरोनिक एसिड है। इसमें एक तो ग्लूकुरोनिक एसिड है। ग्लूकुरोनिक एसिड क्या होता है, आपने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है लेकिन CH2OH की बजाय COOH हम लिखते हैं, तो वो ग्लूकुरोनिक एसिड हो जाता है। और एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन में अगर आप देखें तो ये एसिटाइल अमाइन आपके पास ग्रुप है, यानी कि NH ये अमाइन ग्रुप है, COCH3 एसिटाइल ग्रुप है, तो ये NHCOCH3 ये कार्बन नंबर 2 पर मौजूद है, लेकिन ये इसके अलावा और कार्बन पर भी मौजूद हो सकता है। तो हायालुरोनिक एसिड इन दोनों के मिलने से जो डाइसक्राइड बनता है उसके बार बार रिपीट होने से बनता है। तो होता यह है कि ये दोनों मिल गए आपस में, और डाइसक्राइड तो नहीं कहेंगे हम इन्हें, ये हमारे पास एक यूनिट बन गया जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ये डाइसक्राइड जैसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एंटिटी बनाते हैं, और वही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होगा। तो ग्लूकुरोनिक एसिड N-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, फिर ग्लूकुरोनिक एसिड, फिर N-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, और ये इसी तरह रिपीट होता जाएगा। और इनमें जो बॉन्ड पाया जाता है वो β1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो हायालुरोनाइडेज एंजाइम है। ये ब्रेक करता है हायालुरोनिक एसिड को। ये फिर जिस तरह अभी हमने जिक्र किया कि ये एंजाइम टेस्टिस में भी होता है, सेमिनल फ्लूइड में भी होता है, और स्नेक और इंसेक्ट्स के वेनम में भी होता है। तो ये क्या करता है, ये फिर हायालुरोनिक एसिड को ब्रेक करता है और किसी भी चीज की फिर फर्दर एंट्री को आसान बना देता है। जिस तरह के हमने जिक्र किया कि सीमन में ये इसका इंपॉर्टेंट रोल ये है कि जब स्पर्म एग तक पहुंचेंगे तो उनको फर्टिलाइज करवाने में इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। देन कम्स कॉन्ड्राइटन सल्फेट। कॉन्ड्राइटन कॉन्ड्रस वर्ड से है, कॉन्ड्रस वर्ड कार्टिलेज से है। तो ये हमारे पास कॉन्ड्राइटन सल्फेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बोन्स का, कार्टिलेज का, टेंडन, हार्ट, वाल, स्किन, कॉर्निया, सबका। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो जरा सपोर्ट चाहते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, तो वो कॉन्ड्राइटन सल्फेट से। अब कॉन्ड्राइटन सल्फेट की अगर हम केमिस्ट्री देखें स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर ग्लूकुरोनिक एसिड है। ये बात तो हायालुरोनिक एसिड की जैसी होगी, लेकिन दूसरी चीज जो है ना वो N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन में आप देखें N-एसिटाइल ग्लैक्टोज अमाइन है, ग्लूकोज अमाइन अब नहीं है, और फिर इसकी कार्बन नंबर 4 पर सल्फेट भी एक्स्ट्रा है। तो 2 बातों का फर्क आ गया, ग्लूकोज की जगह ग्लैक्टोज आ गई और जो कार्बन नंबर 4 है वहां पर सल्फेट ग्रुप आ गया। अब आपको पता ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में ज्यादा फर्क नहीं होता।
ग्लूकोज में कार्बन नंबर 4 पर OH नीचे है, तो गैलेक्टोज में वहां पर OH ऊपर होना था और उसकी जगह भी सल्फेट आ गया, तो ये आपके पास यही दो चीजें बार बार रिपीट होती जाएंगी, तो कॉन्ड्राइटन 4 सल्फेट बन जाएगा। इसके बाद हेपारिन है। अगर आप हेपारिन के स्ट्रक्चर को देखें तो ग्लूकोरोनिक एसिड के स्ट्रक्चर में थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि ग्लूकोरोनिक एसिड में कार्बन नंबर 2 पर सल्फेट भी मौजूद है, तो आप उसे नाम देते हैं ग्लूकोरोनेट 2 सल्फेट। और इसने बॉन्ड किसके साथ बनाना है? सल्फो ग्लूकोज अमाइन 6 सल्फेट। अब देखिए यहाँ पे अमाइन ग्रुप है लेकिन साथ एसिटाइल ग्रुप नहीं है, उसकी जगह सल्फर ग्रुप है, तो सल्फो अमाइन हो जाएगा। पहले एसिटल अमाइन था, अब सल्फो अमाइन हो जाएगा। और ये सल्फेट ग्रुप एक और एक्स्ट्रा मौजूद है जो कार्बन नंबर 6 पे है, तो पूरा नाम बन जाएगा एन सल्फो ग्लूकोज अमाइन 6 सल्फेट। तो इस तरह की तरतीब से आप ये याद करेंगे। ये हेपारिन एक एंटीकोएगुलेंट है, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, तो ये ब्लड में, लंग्स में, लीवर, किडनी, स्प्लीन हर जगह पर मौजूद है। और ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ एंजाइम लिपोप्रोटीन लाइपेज, जो कि फिर फर्दर जो ब्लड के अंदर लिपिड्स की टर्बिडिटी हुई होती है उसको रिमूव करता है और ब्लड के फ्लो को फर्दर फैसिलिटेट करता है। तो यहां पर ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। तो यहां पर अगर आप ये बॉन्ड देखें तो ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इनके अंदर मौजूद है। फिर डर्माटन सल्फेट है। डर्मा वर्ड से पता चल रहा है कि ये स्किन में है। समटाइम आपको चीजें क्या करनी पड़ती हैं? गैस करनी पड़ती हैं। अब यहां पर ग्लूकोरोनिक एसिड की जगह आइडोरोनिक एसिड है। कोई इतना खास फर्क नहीं है। ये जो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कार्बन नंबर 6 अगर ऊपर आप बनाएंगे तो ग्लूकोरोनिक एसिड है और नीचे बनाएंगे तो आइडोरोनिक एसिड है, बस इतना सा फर्क है। और बाकी है एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन 4 सल्फेट। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर किसके साथ मिलता है? ये ग्लूकोरोनिक एसिड था, ये आइडोरोनिक एसिड है, ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन 4 सल्फेट था, ये एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन 4 सल्फेट है, वो भी गैलेक्टोजामाइन, ये भी गैलेक्टोजामाइन। सेकंड कंपोनेंट दोनों का सेम है, फर्स्ट कंपोनेंट में जस्ट थोड़ी सी इन्वर्जन है, तो कॉन्ड्राइटन 4 सल्फेट से बन गया डर्माटन 4 सल्फेट, और ये डर्माटन 4 सल्फेट आपकी स्किन के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, ये आगे इनका सबका इकट्ठा टेबल बनाया हुआ है, जब आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको इसकी हेल्प मिल जाएगी। केराटिन सल्फेट, ये हमारे पास एक और गैग है। ये केराटिन वर्ड से पता चल रहा है कि ये हमारे हेयर्स वगैरह में या नेल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हेट्रोजेनस है और इसमें बहुत सारे सल्फेट कंटेंट्स होते हैं। इसके अलावा मेनोज है, फ्रक्टोज है, साइलिक एसिड है। तो केराटिन सल्फेट जो होता है इसमें ज्यादातर गैलेक्टोज अमाइन और एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन 6 सल्फेट ये रिपीट हो रहे होते हैं। तो केराटिन सल्फेट कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट कम्स एगर एंड पेक्टिन। एगर जो होते हैं ये ज्यादा सीवीड्स में है। सीवीड की टर्म हम मोस्टली एल्जीज के लिए यूज करते हैं। तो ये पॉलीमर है गैलेक्टोज सल्फेट और ग्लूकोज का। तो एगर चूंकि डाइजेस्ट नहीं होता तो ये भी डाइटरी फाइबर है। एगारोज, ये आपने बहुत टर्म सुनी होगी, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम एगारोज की जेल बनाते हैं। तो एगारोज जो है ये गैलेक्टोज और एनहाइड्रोगैलेक्टोज के मिलने से बनता है। ये लेबोरेटरी में यूज होता है जब भी आप किसी भी माइक्रोबियल कल्चर को स्टडी करना चाहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस के जरिए। पेक्टिन्स का आप जिक्र पढ़ते हैं जब आप प्लांट्स की सेल वॉल पढ़ रहे होते हैं, तो एप्पल्स, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर ये गैलेक्टोरोनेट और रेमनोज के मिलने से बनता है। पेक्टिन्स भी नॉन डाइजेस्टेबल है, तो ये भी डाइटरी फाइबर के तौर पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर आ जाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के इंटरेक्शन से मॉलिक्यूल बनेंगे तो इन्हें ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट मिनिमम 1% हो सकता है, मैक्सिमम 90% तक भी जा सकता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इन्हें म्यूकोप्रोटीन भी कह देते हैं। तो इनके हमारी बॉडी में रोल क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप कोलेजन को देखें, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये स्ट्रक्चर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ये एंजाइम है हाइड्रोलेसिस, प्रोटीएसिस, ग्लाइकोसाइडेसिस, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है। फिर सीरुलोप्लाज्मिन, ये ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्यूनोग्लोब्युलेंस, ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम का हिस्सा है। साइनोवियल ग्लाइकोप्रोटीन्स लुब्रिकेशन का किरदार अदा करते हैं, जितने भी आपके साइनोवियल जॉइंट्स हैं, शोल्डर वगैरह के जॉइंट्स। थायरोट्रोपिन और इरिथ्रोपोइटिन, ये हार्मोन्स हैं। ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस भी ग्लाइकोप्रोटीन हो सकती हैं, लाइक एंटीजेंस, यानी कि जिन एंटीजेंस को आप स्टडी करते हैं, जिनके बेस पर आपका एपीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम स्टैंड करता है, वो भी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। फिर फाइब्रोनेक्टिन और लेमिनिन जो है ये सेल रिकॉग्निशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सेल रिकॉग्निशन जब सेल्स ने आपस में अटैच होना हो या माइक्रोब्स ने किसी सेल पे जाके अटैच होना हो। फिर ये एज ए इंट्रिंसिक फैक्टर काम करती हैं, तो उससे विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन आसान हो जाती है। फिब्रिनोजेन के तौर पे काम करती हैं, तो फिर इनसे ब्लड क्लॉटिंग आसान हो जाती है।
फिब्रिनोजेन एक्टिव होकर फिब्रिन बन जाती है, जिसका काम ही ब्लड क्लोटिंग है। तो एंटी फ्रीजिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स का स्पेसिफिकली अलग से जिक्र किया गया है कि एक एंटार्क्टिक फिश है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकती हैं। तो वो इसलिए सर्वाइव कर रही है क्योंकि उनके पास एंटी फ्रीजिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, जो उनके पानी के जो बॉडी का वाटर होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है उसको लो कर देती हैं। तो उस वजह से उनके अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होती, वो बच जाती हैं। तो एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है ये 50 मुख्तलिफ ट्राइपेप्टाइड यूनिट्स के रिपीट होने से बनती हैं, यानी कि एलानिन, एलानिन, थ्रियोनिन, ये रिपीट होता जाएगा और इसके रिपीट होने से ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स का प्रोटीन पार्ट बन जाएगा और साथ इसके अटैच हो जाएगा ग्लैक्टोसिल, बीटा ग्लैक्टोसिल, अल्फा एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन। इसके बाद ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस की बात करें एंटीजेंस की, तो ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। तो इनके अंदर मौजूद होता है एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन, ग्लैक्टोज, फ्यूकोज, साइलिक एसिड, ये सारे इसके अंदर एज इट इज मौजूद होते हैं। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स पे हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताते चलें कि कार्बोहाइड्रेट्स को कितना पढ़ना चाहिए कि वो आपके लिए काफी हो जाए। एज ए स्टूडेंट अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर जाएंगे, लेकिन अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और फर्दर अगर आप टीचर हैं और अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो आप जितना पढ़ें उतना कम है। मैंने आपको सत्यनारायण की बुक से पढ़ाया है, लेकिन इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री की बहुत सारी प्रेस्टिजियस बुक्स हैं जहां से आपको इसे पढ़ना चाहिए। एक बुक से अच्छे तरीके से जब आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए फर्दर आसान हो जाता है। जब आप सेकंड बुक पर जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको पहले से आती होती हैं, अब आपने उसको इम्प्रोवाइज करना होता है। तो इसलिए जब हम अपने कैंडिडेट्स को तैयारी करवाते हैं लेक्चरर के इम्तिहान की, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के इम्तिहान की, या फिर किसी भी ऐसी पोस्ट की जहां पर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को कवर करना हो, तो हम उन्हें ये रिकमेंड करते हैं कि बहुत सारी बुक्स पढ़ें, एक बुक पर इक्तफा ना करें। जितनी ज्यादा पढ़ते जाएंगे उतना ही आपके लिए आसान होता जाएगा। तो उम्मीद है इस लेक्चर से आपको काफी हेल्प मिली होगी। हम इस लेक्चर सीरीज को इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे और लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स को भी इसी लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे ताकि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।